नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नीट छात्रा मौत मामले में आए दिन बड़े बड़े और चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में बड़ी खबर ये है, बड़ा अपडेट ये है कि मामला अब मानव अधिकार आयोग के पास भी पहुंच चुका है और आपको हम बता दें कि आपके भी कई सवाल हैं जिनका जवाब आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कई सवाल अब भी अनसुलझे हुए हैं। और इस वक्त हमारे पास बच्ची की एफआईआर कॉपी भी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, केस नंबर भी है। तो आज इस वीडियो में हम इन तमाम चीजों को समझने की और डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमें एक वकील की जरूरत है। तो आइए फिर बिना देरी के एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मामला अब मानव अधिकार आयोग पहुंच चुका है, आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मानव अधिकार आयोग का भी रोल, मानव अधिकार आयोग का रोल बनता है कोई ऑफिस, वो एक क्वासी जुडिशियल कोर्ट है। वो किसी ऑफिसर का रोल या किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल, उनका रोल अगर संदिग्ध उनको बुला के पूछता है कि इसमें ये एक्शन क्यों नहीं हुआ, वो एक्शन क्यों नहीं हुआ। उनके पास इन्फोर्समेंट पावर नहीं होती है, केवल रिकमेंडिंग बॉडी है मानव अधिकार आयोग। तो बहुत बड़ा एक हंगामा मानव अधिकार आयोग में चला गया। वो ठीक है, पुलिस का कहीं एक्सेसेज है, इनएक्शन है, एक्शन है, कहीं नेग्लिजेंस है, तो उस चीज को वो देखेगी। बट उससे इसका कोई कल्याण नहीं हो। जितनी बड़ी घटना, जितना संगीन घटना घटा है, जिसको लोग पटना का निर्भया कांड बोलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब नाम तो बच्ची का नाम बोलना सही नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि हम लोग लीगल का आदमी नहीं बोल सकते, खैर जो विक्टिम है उनका नाम नहीं बोल सकते। लेकिन जो घटना घटी है, समझ में नहीं आ रही बात की क्या घटना है। चूंकि उनका मोबाइल का जो सीडीआर आया है, उस पर पुलिस का कोई अभी तक वक्तव्य नहीं आया है। समय लगता है पुलिस को भी जांच में। और जो एफआईआर हुआ है, बिल्कुल, उस वो आप देख रहे हैं, वो आपके सामने है, क्या एफआईआर पाया केवल आपने? केवल एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है इसमें। ठीक है। और बाकी सिंपल सा केस है, इसमें कहीं भी रेप का जिक्र नहीं है। कहीं भी कोई रेप का केस तो है ही नहीं एफआईआर में, एज ऑन डेट। लेकिन एफआईआर एफआईआर है, इसका नाम ही है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। ये बाद में आईओ साहब जांच करके अपने रिपोर्ट में रेप का सेक्शन ऐड करेंगे। यह तो बात पक्की है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि रेप हुआ है। बात पक्की है कि रेप हुआ है, गलत हुआ है बच्ची के जी, साथ। रेप भी हुआ है, मर्डर भी हुआ है। हम्म। तो रेप विथ मर्डर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। क्योंकि कोई बीमारी से मौत नहीं हुई है। उसके जो इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पीएमसीएच का है, उसमें स्पष्ट लिख रहा है होमिसाइडल वायलेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और यह भी लिख रहा है कि एंटी पोस्टमार्टम मतलब होता है कि पोस्टमार्टम के पहले का इंजुरी, डेथ के पहले का, जब जिंदा थी उस समय का इंजुरी। तो एंटी पोस्टमार्टम इंजुरी वही होता है जो लिखता है कि एंटी मोर्टम इंजुरी लिखा है। एंटी मोर्टम इंजरी का मतलब ही होता है कि पोस्टमार्टम के पहले। तो पोस्टमार्टम के पहले की इंजुरी है, इसका मतलब जिस समय वो इंजुरी है बच्ची के बॉडी पर, शरीर पर इंजुरी है, और सेक्सुअल इंजुरी भी है। यह भी है कि रेप का भी काफी उसमें एविडेंस मिला है। एविडेंस मिला है, रेप का भी एविडेंस मिला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। बलात्कार हुआ है। अब बलात्कार कहाँ हुआ? हाँ। हॉस्टल में हुआ कि हॉस्टल से बाहर हुआ? हाँ। हॉस्टल में हुआ तो हॉस्टल, चूंकि हॉस्टल संचालक है, कोई भी आदमी संस्था इस ढंग से कोई चलाएगा जहाँ 100 बच्चियां रहेंगी और वो खुद इसमें संलिप्त हो, इस ढंग घटना करी, ये थोड़ा सा विवेक के लगता है। कोई आदमी जो व्यापार कर रहा है, जो इससे 2 पैसा कमा रहा है, वो ये काम कैसे अपने ही संस्था पर कर सकता है? इस काम को जो अपना जो व्यवस्था है, जो बिजनेस बडी है, उस पर कैसे करेगा? लेकिन हम नहीं कर सकते। आदमी का लेवल अब कुछ भी हो सकता है, इमोरलिटी का कोई लेवल अब नहीं आ रहा है। लेकिन उनके पास शायद सीसीटीवी लगा हुआ था और उसका डीवीआर भी पुलिस को हाथ लग गई है। तो उसमें बहुत स्पष्ट होगा कि क्या घटना हॉस्टल के अंदर घटी है, हॉस्टल के अंदर घटी है कि लड़की के साथ बाहर में कहीं घटना घटी है। और लड़की हॉस्टल के अंदर घटी है तो तब तो थोड़ा जांच करना आसान होगा। हॉस्टल के बाहर अगर घटी होगी तो भी जांच हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, मोबाइल फोन है। और लड़की जहानाबाद चली है 5 तारीख को, 6 तारीख को यहाँ। सबसे पहले एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया है? परिजन ने जब एफआईआर कराया किन किन बातों का जिक्र किया है? परिजन ने तो 9 तारीख को जाकर एफआईआर किया। परिजन ने एफआईआर में कहा कि लड़की 5 तारीख को घर से चली है। 6 तारीख को उसने खबर किया कि लड़की बेहोश है। और किसने खबर किया, ये बताया है?
हाँ, कोई हॉस्टल से कोई रंजन कुमार कोई दोस्त उसका खबर किया। अच्छा। कोई रंजन कुमार दोस्त उसका खबर किया। रंजन कुमार कौन दोस्त खबर किया? हॉस्टल में बेहोश पड़ी। जब वो बाद में होटल हॉस्टल से कोई नीतू कुमारी है, उन्होंने खबर किया कि हाँ आपकी बच्ची बेहोश है और कंकड़बाग अस्पताल डॉक्टर शाहजानंद के यहाँ भर्ती है। अच्छा। डॉक्टर शाहजानंद के यहाँ गया है तो वो शायद उसको ड्रिपिंग चढ़ा दी है, उसको पानी चढ़ाने जो ट्रांसफ्यूजन होता है, सलाइन चढ़ाने का काम वो शुरू कर दिए। तो वो हॉस्पिटल जैसे डॉक्टर शाहजानंद का जो डॉक्टर है उनका एलिमेंट्री लेवल के डॉक्टर है वो, तो उनके पास कोई गया होगा, देखे होंगे बहुत, तो पानी चढ़ाना शुरू कर दिए होंगे। और यही काम सेम प्रभात में हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर उस एंगल पे लगता है पता, लेकिन जब जाना चाहिए था चोट था, जब चोट था, गर्दन में चोट है, बाह में चोट है, और लग रहा है गला दबा कोई मारा है, और ठीक है प्राइवेट पार्ट में भी चोट प्राइवेट है। पार्ट तरफ नहीं नजर लोग को गया होगा, क्योंकि उधर मतलब वो तो कवर्ड रहता तो वहां नजर नहीं गया होगा वो चीज, लेकिन गर्दन बाह ये सब तो गया होगा। एक बार तो देख डॉक्टर को लगेगा कि भाई मारपीट हुई है इसके साथ में, यह उनके दिमाग में जाना चाहिए था। यह नहीं जा करके जब परिजनों ने कहा तो उसको और लिपापोती करना और उसको कवर अप करना, उसका भी जिक्र है इस एफआईआर में। इसका उन्होंने जिक्र किया कि कौन प्रभात में हॉस्पिटल में उन्होंने गए हैं और उन्होंने भर्ती कराया है, तो उसके बाद वहां पर बार बार वो कहते रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ मारपीट हुई है, कुछ लगता है सेक्सुअल इंसिडेंस भी हुआ है। इसके बाद भी पुलिस जो केस की है, पुलिस का केस भी सिंपल लेवल का केस है, केवल अटेम्प्ट टू मर्डर लास्ट में लगा दिया है, बाकी वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, फोर्सफुल असॉल्ट, यही सब केस लगाई है, सिंपल केस लगाई है। और यह नहीं कह पा रही है कि कौन लोग इसमें लिप्त हैं, अभी तक नहीं पता चला। भाई जब सेक्सुअल इंजुरी है, फोर्सफुल रेप है इसमें, तो रेप अगर है तो कोई न कोई तो इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल होगा। चलिए ठीक है, अभी आपने जिक्र किया कि एफआईआर में क्या कुछ आपने पाया है। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी कई लोगों ने चर्चा की है, लेकिन अगर एक वकील उस रिपोर्ट को देखेगा तो वो अलग ही पैनी नजर से देखेगा। वकील साहब आपको क्या कुछ नया नजर आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट बड़ा ही स्पष्ट है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि नाखून का दाग है, नाखून का दाग है, शरीर दाग है, गहरा है, लाल रंग का दाग है। दाग जो है वो लंबाई चौड़ाई उन्होंने बताया है कि 5 गुना 2.5 सेंटीमीटर का, कहीं एक बड़ा बड़ा दाग है, 6 गुना 0.5 सेंटीमीटर का दाग है, और सारे रेड कलर के हैं। और यह भी लिखा है कि ये कंधे पर दाग है, राइट कंधे पर दाग है, एक नहीं 2 दाग है, और हाथ में दाग है, रिस्ट तो ये सब तो दिखाई, डॉक्टर को भी दिखाई पड़ना चाहिए था कि रिस्ट में दाग है, राइट थाई में दाग है, पैर में लगा हुआ है, सब जगह इंजुरी है। यह भी है कि मारपीट भी हुई है लड़की के साथ में, केवल सेक्सुअल घटना ही नहीं घटी है, मारपीट भी हुई है। अभी सर में भी चोट आई, सर में भी चोट है, सर में भी चोट है, यह भी लिखा, सर में भी हेमरेज भी है, चोट भी है। तो दरिंदापन तो हुआ है, दरिंदापन तो हुआ है बच्ची के साथ, दरिंदगी हुई है, इंसानियत की तमाम हदों को पार कर दिया गया। डॉक्टर जैसे हम लोग के पास कोई क्लाइंट आता है तो बहुत बार सामने आने पर समझ जाते हैं इसका ये केस, एक लाइन बोलने पर भी समझ जाते हैं कि इसका मामला यहाँ पर ऐसे होगा। तो डॉक्टर के पास जो डॉक्टर हैं, और डॉक्टर तो बहुत ही समझदार लोग मान लो कहता सामने आए तो बता देंगे क्या बीमारी है, लेकिन आजकल डॉक्टर सब दूसरे ढंग के हो गए। आजकल हर डॉक्टर नहीं, कुछ ऐसे सिंपल अगर कोई कॉन्स्टिपेशन में भी कहीं चला जाए तो डॉक्टर उसको पूरा एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी सब करवा देंगे बैठ करके उसका। तो स्थिति ऐसी हो गई है कि थोड़ा होता क्या है, शिक्षा और चिकित्सा तिजारत की चीज नहीं है। ये तिजारत होगा तो उसमें यही सब काम होगा। अस्पताल के पास 100-200 करोड़ का खर्चा है, उतने स्टाफ हैं, उतना सैलरी है, बिजली है, मशीन है, सबका दाम है, सबका ईएमआई है, तो कहाँ से पूरा करेगा? तो कहीं न कहीं से नोच खसोट केस नंबर भी है आपके पास? हाँ, केस नंबर भी है। हाँ, तो उसमें क्या कुछ है? अभी तो एफआईआर नंबर है, केस तो कोर्ट में गया होगा, वहां नंबर पड़ा, केवल एफआईआर नंबर हमारे पास है। एफआईआर नंबर के अलावा हमारे पास केस नंबर है पीएस केस 14 और 26 तारीख का डेट है। मैं ये 26 का, ये 9/1/2026 का केस है, ठीक है। और केस है पीएस केस 14/26। तो ऐसे में वकील साहब अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर गुनहगार कैसे पकड़ाएगा, बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए अभी पुलिस के रिपोर्ट पर ही सब डिपेंड करेगा। इन्वेस्टिगेटिंग विंग आर्म जो है, चाहे कोर्ट का हो या ह्यूमन राइट्स, इसकी अब बात की, सबका जो आर्म है वो पुलिस ही है जो इन्वेस्टिगेटिंग है। अभी एक आदमी से सीबीआई का दरखास्त दिए हैं जाकर के हाई कोर्ट में, ठीक है, वो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही पकड़ के लाएगी कौन आदमी घटना इन्वॉल्व है। बहुत बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, पकड़ा जाएगा इसमें।
क्योंकि घटना इधर की है, शहर के अंदर की घटना है। आज के टेक्नोलॉजी में पकड़ना बहुत आसान है कि इस घटना में कौन कौन लोग लिप्त हैं। जो लोग लिप्त हैं एक बार पकड़ में आ चुकी, घटना तो घटी है, लड़की के साथ रेप हुआ है, मारपीट हुई है, लड़की उससे मरी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो दरिंदे इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस का हाथ उनके गर्दन तक पहुंचना चाहिए। कहा जा रहा है कि पुलिस ने भी लापरवाही बरती है। पुलिस प्राइमा फेसाई केस को ली होगी, और लापरवाही अगर बढ़ती भी है तो अभी जो पटना में जो प्रशासन है उनसे इस ढंग का उम्मीद नहीं करके, जो एसएसपी हैं, जो पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके पर्सनैलिटी को देख करके इस ढंग का नहीं अंदेशा किया सकता कि वो इसमें लिप्त तो होंगे। होता क्या है कि बेस लेवल पर जो रिपोर्ट आया उसी पर वो चल रहे होंगे, लेकिन अब नहीं चलेंगे, अब नहीं चलेंगे। एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी गठन हो गया है, डीजीपी तक बात चली गई है, अब इसमें दूध पानी का पानी होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि एफआईआर बहुत हल्का है और मजबूत धाराएं लगानी चाहिए थी? एफआईआर अभी कुछ भी नहीं है, एफआईआर ही है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने कहा, थोड़ा सा और इनको लिखना चाहिए था, खैर अभी कुछ नहीं है। कहाँ पर कमी दिखी है इस एफआईआर में आपको वकील साहब? कौन कौन सी और धाराएं लग सकती थी जो इन्होंने नहीं लगाया है? इनको 63, 64, 66 बीएनएस का लगाना चाहिए था। क्या है 63, 64? रेप विथ मर्डर है। रेप विथ मर्डर केस लगाना चाहिए था, जो नहीं लगाया है इन्होंने। इनको पॉक्सो लगाना चाहिए, जो 18 साल लिखा, सुने 17 साल 3 महीना की लड़की है, इनको पॉक्सो एक्ट लगाना चाहिए था। पॉक्सो जो बहुत खतरनाक होता है, अगर पॉक्सो लग जाएगा तो कोई बच नहीं पाता, तो फिर क्यों बचाने की कोशिश? लेकिन एक्ट लगेगा तो किसके ऊपर लगेगा? जो घटना किया होगा उसके ऊपर लगेगा ना। अभी तो आप मकान मालिक, हॉस्टल संचालक की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहां का जो सीसीटीवी मिल रहा है उसमें क्या साक्ष्य है, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व है, पहले यह तो पता लगे कौन वो इन्वॉल्व है। जो लोग इन्वॉल्व है उनके ऊपर दफा लगेगा, लेकिन इसमें पॉक्सो लगेगा, इसमें रेप का दफा, रेप विथ मर्डर भी है। तो और इन्होंने कौन कौन सी धारा लगाई है? अगर जो लोग दोषी होंगे उनको आजीवन कारावास या 20 साल कम से कम सजा होगा। जी। अच्छा, अगर पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने कौन सी धारा लगाई? इन्होंने तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट लगाया है, सॉल्ट लगाया, अपने को हल्का चोट फोट लगी है सो लगाया है, और अटेम्प्ट टू मर्डर एक लगा दिया। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या सजा मिल सकती है अपराधी को? इनका इस दफा में तो बेल हो जाता, जो हालत था बेल हो जाती, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और आप जो धारा बता रहे हैं, अगर वो लग जाती वकील साहब, तब उस गुनाहगार का क्या होगा? तब उनको जेल में रहना पड़ता, और उनको सजा भी अच्छी सजा होगी। अच्छी सजा होगी? जी, अच्छी सजा होगी मतलब कितनी सजा होगी? 20 साल तक सजा हो सकती है, आजीवन कारावास भी होगा उनको। आजीवन कारावास भी हो सकता है। क्योंकि अगर कई एक लोग इसमें इन्वॉल्व हो तो ऑर्गेनाइज क्राइम में भी मामला ही आ जाएगा। तब क्या होता है वकील साहब? उसमें भी आजीवन कारावास होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ लोग के समूह मिलकर, चूंकि इसमें सेक्शन 3(5) भी लगा हुआ है, अगर एक समूह मिलकर के काम किए होंगे, 4, 5, 6, 7, 8 या 2-3 आदमी फोन पर मिलकर के बात करके, डॉक्टर तो खैर इन्वेस्टिगेशन में है, और डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल का और सब तो व्यापार बड़ी है, ये दुकान है, इसको अस्पताल कहना तो बेकार, इसको दुकान कहा करिए। तो हम उस दुकान में जाके इलाज कराए थे, तो दुकान की बात हम नहीं कर सकते। दुकान की बात डॉक्टर जब देखेगा, डॉक्टर हाथ पैर का चोट तो देखेगा। चलो, लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा कि हर डॉक्टर्स एक नहीं होते हैं, कुछ वाकई में भगवान होते हैं। हर डॉक्टर एक होगा तो इतने लोग का इलाज कैसे होगा? आखिर इतने लोग स्वस्थ हैं, सब कैसे होगा? लेकिन स्थिति बिगड़ी है, लोग अच्छे नहीं अब निकल रहे हैं। एक बार देख करके भी समझ जाना चाहिए था कि चोट लगी है, ये दूसरे घटना लड़की वाली बात थी, देखना चाहिए था इन चीजों को, नहीं देख करके और सीधे उसके लिए अगर मान लीजिए उनका परिजन उनके बोल भी रहे थे, उस पर गौर करना चाहिए था। इसी उन्हीं से लड़ने लगते हैं। आप ये कहे कि जब कोई आदमी दुखी है, ये तो सिंपल, हम लोगों के यहाँ भी कोई दुखी आदमी आता है, कई बार हम लोग पास क्लाइंट आते हैं, बैठे बैठे रोने लगते हैं, तो उनके साथ संवेदना तो एक मानवता है ना। कोई आदमी अस्पताल में दुखी आदमी ही जाता है, तो दुखी आदमी जगह तो संवेदना तो पहली पढ़ाई है आपकी। तो संवेदना से बात करेंगे कि आप उसके इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना शुरू कर देंगे उसके साथ में, तो वो ढंग की काम नहीं होना चाहिए था। मानवता का हनन तो इसमें है। देखिए, डॉक्टर लेवल पर है, पुलिस लेवल पर खैर प्रिविलेज, पुलिस तो अपना ठीक कर लेगी। पुलिस की जो गड़बड़ी है वो सब ठीक होने वाली गड़बड़ी है। पुलिस अभी नहीं है बैकफुट पर, पुलिस अभी सारा काम कर लेगी, पुलिस एफआईआर भी सही कर लेगी, पुलिस जांच भी कर लेगी, पुलिस एक्चुअली दरिंदा तक पहुंच जाएगी, दरिंदा तक पुलिस पहुंच जाएगी, यानी कि वो दरिंदा सलाखों के पीछे जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं बचा सकता है। बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इतना नृशंस कांड है, इस पटना का निर्भया कांड है। ये इतना ऐसा कांड हुआ है कि इसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं।
बचने की कोई उम्मीद नहीं है उस दरिंदे की। तो अब देखना होगा कि आखिर न्याय के लिए कब तक इंतजार करना होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको नहीं, कैसा लगा है? न्याय तो बाद की चीज है। पहले तो जी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में अगर जो पकड़ा जाएगा तो जेल जाएंगे। जेल जाएंगे। न्याय तो बाद की चीज, लंबा चलेगा, लेकिन पहले अंदर तो जाए वो। अंदर तो जाएं। जी। अंदर तो जाएं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले पर क्या क्या होता है और कौन कौन से राज से पर्दा उठता है, वो भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।